नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनिया त्रिखा आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसा आपका होने वाला है अगस्त में, तो ये बीके पीडीएम की तरफ से आप लोगों के लिए एक हेल्प है, गाइडलाइन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो तैयार की है। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें पूछी जाती है उसके बारे में आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एमएड में इंग्लिश का सिलेबस क्या है, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। हमारे जो इंग्लिश में सिलेबस कवर किया जाता है, मतलब जिस एरिया में से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद है सिनोनियम एंटोनियम और कॉमनली मिस स्पेल्स वर्ड्स। तो ये जो है हमारा जो आपका वर्ड बैंक आप कह लो या आपका वोकैब का पार्ट है, ये है। और इस पार्ट में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतनी ही इनहेंस होती जाएगी। आप जनरली ये समझिए कि बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा सा डीप स्टडी की जाती है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बीएड करे हुए हैं। तो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे आप फोकस करिएगा, और हम लोग इसका एक पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, तो उससे आपको रीड आउट या गो थ्रू करने में हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को अगर आप समझें, फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि जब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस में कुछ इस तरह के फ्रेजेस या कुछ इस तरीके की टर्म्स यूज की जाती हैं जो उसको एक इन्हेंस करती हैं, उस सेंटेंस की क्वालिटी को इन्हेंस करती हैं, तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है। अगर मैं इसमें हिंदी भाषा से इसका उदाहरण लूं, तो जैसे हिंदी भाषा में अलंकार होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपक है, ये इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में उसको कहते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग अलंकार के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है हमारे? आर्टिकल में हम जो बात करेंगे, जैसे ए और एन और द जो होता है, आर्टिकल मीन्स कि अगर इन टर्म्स है, कोई नाउन है या कोई स्पेसिफिक टर्म है, तो उससे पहले हम उसकी इंडिकेशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो उस इंडिकेशंस देने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उनको आर्टिकल्स कहा जाएगा। उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक नाउन और प्रोनाउंस जो होते हैं उनका अदर वर्ड्स के साथ किस तरीके से जुड़ाव है, क्या रिलेशन है, उसको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन है, ऑन है, आउट है, एट है, अंडर है, अप है, ये सारे आपके प्रेपोजिशंस वर्ड्स होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपने अपना जब 10th किया, 12th किया, उस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे नरेशन भी कहते हैं, वो पार्ट इसमें यहाँ पूछा जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस पूछी जाती है कि एक सेंटेंस को इस तरीके से किया गया तो दोबारा उसको किस तरीके से ऑब्जेक्ट को चेंज करके बताया जाएगा, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। फिर है सेंथेसिस एंड वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब वो टर्म है, वो जिसे कहना चाहिए किसी सेंटेंस के अंदर वो पावरफुल वर्ड है कि अगर वो वर्ब ही नहीं होगा तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ, हम थोड़ा थोड़ा लेके सबको करने की कोशिश करेंगे और जिससे आपको हेल्प हो सके। हम अगर आर्टिकल्स की बात करते हैं बेटे, तो हमारे पास आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं? हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे? आर्टिकल होते डेफिनेट क्या है? The very basic rule of the article says that the article the is used before the singular or plural. अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल बेटा हमारा कौन सा है? वो है हमारा द, जिसे दी भी बोलते हैं, है ना। तो
ये क्या है, वो कहाँ यूज हो रहा है, आप देखो कि वो पर्सन्स के साथ भी यूज हो रहा है और पर्सन के साथ भी यूज हो रहा है, एक चीज के लिए भी यूज हो रहा है और बहुत सारी चीजों के लिए भी यूज हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम कहें कि जो यूनिवर्सल थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ द सन, द अर्थ, ठीक है, द मून, तो ये यूनिवर्सल थिंग्स है ना, तो इनके पहले आप दा का यूज करेंगे। इन वर्ड से पहले आपको कहीं पर भी ए या एन का कहीं पे भी आपको ये दिखाई नहीं देगा सेंटेंस में। तो अगर आपके पास वैसे भी एमसीक्यू होते हैं, तो अगर इस तरीके के यूनिवर्सल टर्म्स आपके सामने आती है और वहां आर्टिकल्स आपसे मांगा गया है, तो आप आंख मीच के द का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा आगे जो है द कहाँ हो रहा है, इज यूज टू geographical noun depending on the size and the plurality of the noun, ठीक है। फिर जो हमारे नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है, द माउंटेन, द हिमालय, द अरेबियन सी, है ना, तो वहां पर भी आप देखोगे इसी टर्म का द का ही यूज किया जाएगा। ओके, इसके आगे हम चलते हैं। उसके अलावा यहाँ बोले हैं द हम कहाँ पे यूज करेंगे, द इज यूज फॉर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है बेटे, इनडेफिनिट आर्टिकल है हमारे ए और एन। कौन से हैं, ए और एन। एन किसके साथ यूज होता है और ए किसके साथ यूज होता है। एन जो है हमारे वॉवल साउंड्स के साथ यूज होता है। वॉवल साउंड्स हमारे कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मैं यहाँ पर एक टर्म बोल रही हूँ वॉवल साउंड। साउंड इसलिए कह रही हूँ कि जहां पर आपका ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड भी आ रहा है, भले ही जो वर्ड है वो आपका उससे बना नहीं है, ठीक है, वो इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब भी आप ए, ई, आई का यूज करेंगे, जैसे एच, ओ, यू, आर, आर, ठीक है। तो आर जो है वो किससे शुरू हो रहा है, आप देख रहे हो एच से शुरू हो रहा है। तो जब एच से आर शुरू हो रहा है, लेकिन उसको हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, आर कर रहे हैं, एच साइलेंट है, तो यहाँ पर एन आर आएगा, है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि आपका साउंड सिस्टम जो वर्ड निकल के आ रहा है वो क्या है, ठीक है, तो उस पे आपको फोकस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू है, ठीक है। जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं बेटा, तो यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी अगर हम इसका साउंड निकालेंगे हिंदी में तो क्या आएगा, तो यू से आ रहा है, ठीक है, अ नहीं आ रहा। वैसे अगर हम इनकी बात करें ए, ई, आई, ओ, यू, तो वो क्या है, वो अपने साउंड सिस्टम है जिसे हम स्वर कहते हैं, है ना, तो वो है। लेकिन हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी ये कह रहा है, तो यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। शारदा इज ए बिग यूनिवर्सिटी, तो वहां ए आएगा ना कि आपका एन आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर इन चीजों पे ध्यान देना है कि हमारा एन जो है वो वोवल साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, आना, उसका आना या ना आना, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी स्पेलिंग क्या है। इस चीज का आप जब एग्जाम में आएंगे तो उस पर ध्यान दीजिए कि उसको प्रोनाउंस करके देखिए, और उसके लिए आपकी प्रोनाउंसिएशन का पे अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी ए जो है बेटे वो सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है, और ए ऐसी चीजों के साथ भी आ रहा है जहां पर शब्द तो आपका उससे शुरू हो रहा है, आपके वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन जो साउंड निकल रही है वो एक ही है, ठीक है, सॉरी कॉन्सोनेंट की है। ओके,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जैसा मैंने आपको बताया, दैट इज द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन वो टर्म्स होती हैं जो रिलेशन बताती हैं नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूं, she is in her class, ठीक है, तो यहां पर इसका ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन जो है उसकी सिचुएशन, वो ये जो प्रोनाउन है इस वर्ड की सिचुएशन ये इसके बाद इन लगा के ये बता रहा है कि वो कहां पर है, हर क्लास में है। अगर ये बोल देते शी इज हर क्लास तो कोई सेंटेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बता रहा है कि ये इन जो है यानी वो उस क्लास के अंदर है, यानी वो उसकी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट में, वो किसी भी सेंटेंस में जब इंडिकेशन, यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये क्या है बेटा, लोकेशन को बता रहा है। यहाँ पर किस चीज को बताया जा रहा है, लोकेशन को बताया जा रहा है। तो इसी तरीके से कहीं पर डायरेक्शंस भी बताई जाती है, जैसे द काउ इज अंडर द ट्री, ठीक है। मैंने ट्री से पहले द इसलिए लगाया जिससे आपका आर्टिकल का समझ में आया कि किसी पर्टिकुलर ट्री की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर की, शायद वो उसी के नीचे रहती है इसलिए उसकी बात हो रही है। तो द काउ इज अंडर ट्री, तो यानी काउ की डायरेक्शन बताई जा रही है कि काउ कहाँ पर है, उसकी सिचुएशन को बताया जा रहा है, या हम कहें उसकी लोकेशन को भी बताया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा टाइम। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस बोलूं, I will reach there at 9 AM, ठीक है। तो जब मैं टाइम की बात कर रही हूं तो मैं यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का यूज कर रही हूँ, एट का। तो इस तरीके से ये सेंटेंस में आप जब तक ये इस तरीके के प्रेपोजिशंस हमारे पास नहीं होती तो भी हमारा सेंटेंस इररेलेवेंट या इनकम्प्लीट कहलाता है, उसका मीनिंग नहीं बन पाता। जैसे हिंदी में है मैं, के, को, अगर ये चीजें नहीं होंगी, ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट और मीनिंगलेस हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि प्रेपोजिशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो प्रेपोजिशन ऑफ द प्लेस, इन इज यूज्ड टू एनक्लोज द स्पेस लाइक इन द रूम, इन द बॉक्स। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको समझाती हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको कि कोई नंबर है, ठीक है, मोबाइल है, कोई पिक्चर है, तो वो मेरे मोबाइल में है, ठीक है। तो योर पिक्चर इज इन माय मोबाइल, तो वो इसके अंदर है, अंदर के मतलब सॉफ्ट में है, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसके अलावा भी मैं कहूँ, समटाइम हम लेडीज की आदत होती है कुछ नहीं मिलता तो इसके पॉकेट में रख लेते हैं, तो हम कह देते हैं कि 500 रुपीज इन माई मोबाइल कवर। तो इन माई मोबाइल कवर मीन्स इनसाइड है। इसी तरीके से यहाँ पर हम इनका यूज कहाँ कर रहे हैं बेटा, हम कहाँ कर रहे हैं, इन द रूम, इन द बॉक्स मीन्स समथिंग इज इनसाइड। ओके, फिर हम ऑन का कहाँ कर रहे हैं, ऑन जब करते हैं बेटे जब इस चीज का और जिस पे रखी गई है उसका सरफेस टच करता है, हमेशा ध्यान रखना। अब और ऑन में क्या है कि जब सरफेस टच कर रहा है तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज ऑन द मोबाइल, तो इस पेन का और इस मोबाइल का सरफेस टच कर रहा है,
तो वो ऑन होगा, ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। उसके बाद आता है एट, और एट कब होता है? एट हमारा स्पेसिफिक पॉइंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ। जब हम एट को यूज करते हैं तो हमारा जो पोजीशन होती है वो किस तरीके की होती है? बहुत क्लोज्ड होती है, ठीक है। ये इस प्लेस के मामले में भी होता है और ये टाइम के मामले में भी होता है। एक सेंटेंस से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है माई सिस्टर विल कम ऑन मंडे एट 8:30, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रेपोजिशन है, एक ऑन है और एक एट है। एट किसको बता रहा है? बिल्कुल स्पेसिफिक। जब हमारे पास टाइम बिल्कुल कंफर्म होता है ना, तब हम इस चीज को कहते हैं। हम आवर्स में बात करते हैं, मिनट्स में बात करते हैं तो नहीं है। जब हमारे पास टाइम कंफर्म है, इवन देन मॉर्निंग इवनिंग का भी बोला जा रहा है, तब भी हम एट का यूज करेंगे। लेकिन हम डे पे जब बात कर रहे हैं तो जैसे टाइम दिन पे पहुंचा तो वहां पर हमने ऑन का यूज किया। इसी तरीके से I was born in August. ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो आप यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जब टाइम बिल्कुल परफेक्ट है तो हमने एट का यूज किया। जब हम टाइम से ऊपर निकले तो हमारे पास दिन आ गया तो हमने ऑन का यूज किया। और जब हम मंथ में पहुंचे तो हमने ईयर का यूज किया। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिखता है कि कोई ईयर पर्टिकुलर बताया गया है, ठीक है, जैसे कोविड-19 स्प्रेड इन 2020, तो इन 2020 जब साल की बात होगी, जब सेंचुरीज की बात होगी, तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशन फॉर द डायरेक्शन टू इंडिकेट मूवमेंट टूवर्ड द डेस्टिनेशन, लाइक गो टू स्टोर। मीन्स कि एक तरफ की डायरेक्शन जब बताते हैं तब हम टू का यूज करते हैं। बहुत जनरली सेंटेंसेस में बोला जा रहा है आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू देयर हेयर समथिंग। फिर फ्रॉम है, फ्रॉम का हम बताते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज तक का, जैसे इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम अ सोर्स लाइक कमिंग फ्रॉम स्टोर, ठीक है। शी विल बी हेयर फ्रॉम अगस्त 15 टू सितंबर। तो यहाँ पर फ्रॉम मीन्स ये बता रहा है कि मूवमेंट फ्रॉम अवे जहां से शुरू हो रहा है और जहां तक रहेगा तो उसमें टू आ जाएगा, ठीक है। आई कम फ्रॉम दिल्ली, मैं वहां से आया हूं। ओके, थ्रू इंडिकेट्स, थ्रू का क्या है? इंडिकेट मूवमेंट विद इन अक्रॉस समथिंग लाइक वॉक थ्रू द टनल। आप किसी जगह से निकल के पास अवे होके आए हो तो उस केस में जब थ्रू आउट, शी इज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, वो पूरा हमेशा फर्स्ट क्लास में ही पास हुआ है, ठीक है। तो वहां पर हमारा थ्रू होता है। थ्रू का क्या इंडिकेशन है? कि मूवमेंट विद और अक्रॉस समथिंग, कि आप पूरा उसको पास अवे करके आए। ओके, आई होप कि ये बहुत शॉर्ट टाइम में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और होप कि आप उस चीज को बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये फिर फिगर ऑफ स्पीच आता है बेटा।
फिगर ऑफ स्पीच, इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं प्रेपोजिशंस बहुत हैं, आप उस चीज को समझिएगा। इसी जब इसका वीडियो अपलोड होगा तो उसी में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझने को मिलेंगी। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जैसे मैंने आपको पहले बताया वो क्या है कि अलंकार जो होते हैं हिंदी में, इसी तरीके से भाषा चाहे कोई भी हो, ठीक है, टर्म्स वही यूज की जाती है। तो इसमें भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच में क्या है कि उसी तरीके के सारे फिगर ऑफ स्पीचेस दिया टर्म्स दिए हैं। जैसे सिमली है तो कंप्रेस टू अनलाइक थिंग्स यूज लाइक और एस। इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं लाइक और एस, ठीक है, तो वो क्या है, आपको सिमली है बता रहा, सिमली का टर्म है द वॉरियर्स वाज एज ब्रेव एज लॉइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एज लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा सिमली मीन जहां हम कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन से और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स से या उस चीज से हम टचअप करने की कोशिश की जाती है, कंपेयर करने की कोशिश की जाती है, तब हम इस चीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेटाफोर, डायरेक्टली कंपेयर टू अनलाइक थिंग बाय द स्टेटिंग वन इज टू द अनदर। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ठीक है, एंड ऑल आर द करेक्टर्स। ठीक है, ये एक विलियम शेक्सपियर का सेंटेंस था। तो यहाँ पर भी ये है कि जब हम इस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है, वी आर ऑल प्लेइंग आवर रोल, तो वहां पर हम किस चीज, वो क्या है, मेटाफोर। उसके बाद बेटा है पर्सोनिफिक, उसमें क्या है, पर्सोनिफिक में गिव ह्यूमन क्वालिटी टू इनएमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और नॉन ह्यूमन थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स या कुछ भी आपको, तो वो क्या है, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स। जैसे विस्पर्ड इज ए टर्म इज यूज्ड व्हेन द पीपल आर टॉकिंग बहुत वेरी स्लोली एंड जैसे कान में फुसफुसाना होता है, तो वो उस टर्म को जो ह्यूमंस के लिए यूज होती है, उस टर्म को यहाँ पर विंड यानी हवा के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो हमारा कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, सॉरी, हाइपरबॉल। हाइपरबॉल क्या होता है, यूजेस एक्सटेग्रेशन ऑफ द एम्फेसिस और द इफेक्ट। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मीन्स कि जैसे कहते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एक अलंकार हिंदी में जिस चीज में बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज का वर्णन किया जाता है, इसी तरीके से इंग्लिश में उसको हाइपरबॉल कहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन, कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं किसी घोड़े को भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, अगर इस तरीके का सेंटेंस है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल I really need of money, even I work in a any type of work I can do for the money। तो जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करते हैं, जो चीज उसकी है, जिस चीज से उसकी बिलोंगिंग्स है, लेकिन वो उससे बहुत ऊपर बात कर रहा है, तो वहां पर क्या है, हमारा यही है, आई एम हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स ऑल्सो। फिर है बेटा एलिट्रेशन, वो क्या है, रेपिटेशन ऑफ सम कॉन्सेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, जैसे आपका हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें एक ही वर्ण का बार बार अगर रिपीट हो रहा है कॉन्टिन्यूटी में, तो इसी तरीके से उसी को एलिट्रेशंस कहते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पिग एंड द पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है, किसी भी सेंटेंस में एक ही लेटर का बार बार रिपीट हो रहा है 3 to 4 वर्ड्स में, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट what is that, that is the alterations। next है onomatopoeia, word that intimates sound, the buzzing of the bees।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग किस चीज को यूज करते हैं कि हमारा इमिटेशंस बहुत होता है। इमिटेशंस का मतलब है कि बस वी आर थिंकिंग very large high scale. So in that case, just like in this sentence, the buzzing of the bees. Buzzing of the bees का means क्या है कि जिस तरीके से bees का buzzing होता है इसी तरीके का यहाँ पर sound को mention किया गया है। फिर है हमारा मेटोनियम, उसके इसमें क्या है, use of word or phrase to stand it for something closely related to द क्राउन फॉर द मोनार्ची। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी फ्रेज जो है उसको हम यूज करते हैं। ये जो क्राउन है वो हमारा एक फ्रेज टर्म है। ओके, इस तरीके से आपके बहुत सारे हैं, आप इस चीज को गो थ्रू कर लीजिएगा। हम लोग आपको इसका पीडीएफ शेयर करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। इसके अलावा हमारा आता है बेटा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसेज में आप एक चीज को ध्यान रखिए, इसका रूल्स का पूरा पीडीएफ हम आपसे शेयर करेंगे। एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है जब हमारा ये एक्टिव है और ये पैसिव है। पैसिव का मतलब है सीधा ना जाके घूम घुमाव के आना, है ना। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आप चीज ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन इसमें यहाँ पर सबसे जरूरी है कि जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जा रहे हैं तो हमें एचवी की जरूरत होती है। एचवी क्या होता है, एचवी इज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर। अब होता क्या है बेटा कि बहुत से सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां क्या करें, उस चीज को आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। दूसरी चीज कि जब आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, उस चीज का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बाद वो है बाय। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं द शेफ कुक्ड द मील। अब यहाँ एक पास्ट टेंस का, ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट पास्ट कह लो। तो यहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा, वर्ब दिखाई दे रहा है सेकंड फॉर्म में, बट हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर द शेफ कुक्ड द मील वाज, इसको हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव बनाया। इसको हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाया, इसको ऑब्जेक्ट बनाया, और ये हमने क्या बनाया बेटा, एच वी। एच वी किसके अकॉर्डिंग बना, द मील के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। फिर है स्टूडेंट्स आर, अब यहाँ पर है और ये भी है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आई एम सॉरी, इसके साथ अगली चीज जो जुड़ती है वो होती है V3। हमेशा पैसिव वॉइस में बनाते समय हमें V3 का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमें लिखा हुआ मिला है कि ये राइटिंग है ना, ING लगा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, द एग्जाम, एक एग्जाम है, इसको सब्जेक्ट बनाया, द एग्जाम इज बीइंग। ये ING जो है वो यहाँ बीइंग में जुड़ गया, और ये जो राइट था उसकी यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है। क्या लगा दी, हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि ऑलवेज यूज V3। ठीक है, तो हमने वो करा, तो हम ये ING का क्या करें, तो हमें बीइंग लगाना है। तो हमेशा याद रखना, जब कॉन्टिन्यू का सेंटेंस है तो पहले आपको बीइंग लगाना है, फिर जो वो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और आपका जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और दूसरा इसमें टेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे
ए न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या था, द कंपनी विल लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ आप देखो इस वाले सेंटेंस में इन्होंने ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, तो हम क्या लगाएं। तो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बी लगाया, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। इस तरीके से इस चीज को आप आगे फॉलो कर लीजिएगा, इन रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है कि मैंने आपसे कोई बात बोली, आपने वो बात किसी और को जाके बोली। तो जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज मैं भूखी हूँ, तो जब आप किसी और को जाके बोलोगे तो आप क्या कहोगे कि सोनिया मैम या ये भूखी थी, है ना। तो जब मैं उनसे मिली या कुछ इस तरीके से, तो वो दूसरी तरीके। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है और कुछ नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, उसको थोड़ा सा समझ ले। कॉमा हटता है, दैट लगता है, ठीक है। ये वाला जो व्यक्ति है रिपोर्टिंग में, जो रिपोर्टिंग करने, रिपोर्ट जो है ये है, ठीक है, ये सॉरी आपकी रिपोर्ट क्या है बेटा, ये है आपकी रिपोर्ट, ठीक है। तो शी सेड आई एम हैप्पी, ठीक है, सीधा शी सेड आई एम हैप्पी। जब उस बात को इनडायरेक्ट टर्म में बोला जाएगा तो क्या कहा जाएगा, शी सेड दैट, उसने ये कहा कि शी वॉज हैप्पी। तो क्या हुआ बेटा, आपको जो भी प्रेजेंट टेंस होता है वो हमेशा पास्ट में बदलता है, ये ध्यान रखना, क्लियर। दैट का यूज होता है, क्लियर। जब अगर आप कहोगे मैडम जब पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा, तो पास्ट टेंस किस में बदलता है, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इस रूल को ध्यान रखेंगे। हम ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जब कॉमा हटा देते हैं तो दैट का यूज करते हैं हम लोग। हमारा जो ये टर्म है ये उसके अकॉर्डिंग यूज होता है, लेकिन आप ये देखिएगा जब प्रेजेंट पास्ट की मैंने रूल, ये रूल सब कहीं पे भी अप्लाई नहीं होंगे इफ स्टेटमेंट जो है आपकी वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप उसको कैसे बदल सकते हो, ठीक है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जैसा इस सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, डायरेक्ट ही सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, ये कह रहा है ही सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं करोगे, वरना अगर ये कुछ और होता, यहाँ पर एयर का मामला नहीं होता, लिव का, तो आप कैन का कुड बनाते। इसी तरीके से आई हैव बीन टू बॉस्टन, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बॉस्टन, ठीक है। तो हैव का आपका पास्ट टेंस हो गया। इसी तरीके से जो भी प्रेजेंट होगा वो पास्ट में होगा। इसके अलावा आपको पूरा एक चार्ट मिलेगा जिस चार्ट में आपको ये बताया जाएगा कि इसके रूल्स क्या हैं, किन चीजों को कौन क्या है। मे माइट में चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, कैन कुड में होता है, विल वुड में होता है, शैल शुड में होता है, इज आर एम जो इज है वो वाज में होगा, वाज वो सॉरी आर जो है वो वर में होगा। तो ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, पास्ट में। लेकिन जब पास्ट सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये होता है बेटा कि जो अगर डब्ल्यू फैमिली से बना हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो वो डब्ल्यू फैमिली का जो वर्ड है वो आपका क्या रहता है, वो हमारा कनेक्टिव रहता है। जैसे ये दैट है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ।
ठीक है, माय फादर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जब मैंने इनडायरेक्ट में करा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब सेड टू होता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आस्क बन जाता है। माय फादर आस्क्ड मी, ठीक है, व्हाट I was doing। ठीक है, तो मेरे फादर ने ये जो सेंटेंस हमने किस तरह सेड को हमने आस्क में कर दिया, सेड को हमने आस्क्ड मी कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने ये जो व्हाट था हमारा यहाँ पर, इससे हमने रिपोर्टिंग स्पीच को स्पीकर की जो स्टेटमेंट है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करा है। और जो आगे की स्टेटमेंट थी, देखो ये इंटेरोगेटिव में हमेशा होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, तो हमने उसको स्टेट क्या कर दिया है, अफर्मेटिव में कर दिया, आई वॉज डूइंग। ठीक है, और हमारा फिर क्वेश्चन मार्क का जो होता है वो रिमूव हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से करे जाते हैं। इसके अलावा इसका पूरा रूल्स चार्ट इसके साथ है। आपको इसके अलावा भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो यू कैन कमेंट्स, वी विल फॉलो यू। थैंक यू सो मच।